अब हम नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो काइंड्स पढ़नी है इलास्टिसिटीज़ की, वो 3 पढ़नी है, याद है ना? कौन कौन सी? ये 3 काइंड्स मैंने कहा था पढ़नी है हमने। एक प्राइस इलास्टिसिटी, ये पढ़ चुके हैं, इसके 3 मेथड थे। इसको मेजर करने के 3 मेथड थे, वो आप लोगों ने पढ़ लिए थे। यानी एक आउटले मेथड था जिसे एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू मेथड कहते हैं, और एक परसेंटेज मेथड था जिसे फ्लक्स मेथड कहते हैं, और एक ग्राफिकल मेथड था जिसे ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो इसके 3 मेथड थे, इसको हमने पढ़ लिया है। इसमें सिंपल सा सिलसिला था, इसमें सिर्फ फार्मूले के ज़रिए हम लोग मेजर कर रहे थे। अब हमारे पास तीसरी जो काइंड है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़नी है। ये तीसरी काइंड, इस पे चलते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जी, तो थर्ड काइंड क्या है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ऐसे लिख दें, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ज़रा ज़हन में रखें, अब दोबारा प्राइस आ गई है, लेकिन अब प्राइस क्रॉस प्राइस, इनकम ख़त्म हो गया है, क्रॉस प्राइस। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए पहले कि अगर मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये तो समझ आता है कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे। और अगर मैं यहाँ लिख दूं ए, तो क्वांटिटी डिमांड ए की डिपेंड करती है उसी चीज़ की कीमत पे ए पर। तो इसे हम कहते हैं ओन प्राइस इफ़ेक्ट। ठीक है ना जी? अपनी ही कीमत पर असर, अपनी ही डिमांड पर, अपनी ही कीमत का असर अपनी चीज़ की डिमांड पर। लेकिन अगर मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड ए की, वो डिपेंड करती है प्राइस किसकी? बी की। तो इससे हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट। इसमें देखें दूसरे वाले फंक्शन में हम डिमांड ए की ले रहे हैं और प्राइस जो है वो बी की ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड बी की, वो डिपेंड करती है प्राइस ऑफ ए पे, तो ये भी क्या होगा? क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट। समझ आ गई बात? तो ये जब कीमत किसी और चीज़ की हो और डिमांड किसी और चीज़ की हो, और फिर हम देखें कि क्या इफ़ेक्ट होता है डिमांड पर, तो वो फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है। तो मैंने अभी इलास्टिसिटी तो नहीं बताई, मैंने सिर्फ फ़र्क बताया है कि ये 2 एग्जांपल्स दी मैंने क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट की, और ये मैंने आपको बताया कि ऑन प्राइस इफ़ेक्ट है, उसी चीज़ की प्राइस है और उसी चीज़ की डिमांड है। ठीक हो गया? अब जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो 2 तरह से होती है। यानी नंबर 1, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर रिलेटेड गुड्स, और दूसरी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर, दूसरी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है? अब ज़रा और करें कि यहाँ पर गुड्स की नेचर बदल गई है। इनकम इलास्टिसिटी में थी नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, और फिर नॉर्मल 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी वहाँ पे, नॉर्मल लग्जरी जिसे मतलब सुपीरियर भी कहते थे, या नॉर्मल नेसेसिटी कहते थे। अब यहाँ पे आ रहा है रिलेटेड गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स। अच्छा, अब रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं? रिलेटेड गुड्स
are those goods which have a relationship with each other, जिनका आपस में कोई ताल्लुक हो, have relationship, जिनका कोई ताल्लुक हो आपस में। अब रिलेटेड गुड्स जो होती हैं, रिलेटेड गुड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को जॉइंट गुड्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये कहते हैं, ये है रिलेटेड गुड्स की कहानी। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट गुड्स। ठीक है, अब इसमें जो पहली है वो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड्स which can be used for each other, जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकती है उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। यानी which can be used for each other, या in other words which can be used in place of each other। ठीक है ना, which can be used in place of, ये भी लिख सकते हैं which can be used for each other और in place of each other। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाएं, जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे हम कहें पेप्सी, पेप्सी और कोक, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पेप्सी नहीं है तो कोक ले लें, कोक नहीं है तो पेप्सी ले लें। ठीक है ना जी। इसी तरीके से टी और कॉफ़ी, टी या कॉफ़ी ले लें, है ना। इसी तरीके से बटर और मार्जरीन। ठीक है जी। इसी तरीके से पेन और बॉल पॉइंट, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल जो हो जाती हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो इनके दरमियान, इनकी निशानी ये होती है कि इनके दरमियान में क्या आ रहा होता है, और और। ठीक हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट भेज देते हैं, अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए, खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा हो तो सब्स्टिट्यूट, तो उधर लिखा, अगर वो कैच पकड़ ले तो उस पर लिखा भी आता है कैच बाय SUB मीन सब्स्टिट्यूट ने पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो असल खिलाड़ी है वो अंदर है और इसका मुतबादल यहाँ पे है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है मुतबादल। समझ आ गई बात आपको? तो ये सब्स्टिट्यूट क्लियर हो गया। अब ये इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट में पेप्सी और कोक का आपस में ताल्लुक है ना,
टी और कॉफ़ी का भी है, बटर और मार्जरीन का भी है, पेन और बॉल पॉइंट का भी है। मार्जरीन कहते हैं बलाई, जो दूध के ऊपर नहीं आती, वो मार्जरीन होता है, बटर मक्खन को कहते हैं। तो ये ज़रा देखें, ये सब्स्टिट्यूट मैंने कहा था कि वो गुड्स हैं जिनका आपस में क्या होता है, ताल्लुक होता है, हैव रिलेशनशिप, है ना। तो इन सब्स्टिट्यूट में देख लें, पेप्सी और कोक का भी ताल्लुक है, टी और कॉफ़ी का भी है। क्या ताल्लुक है? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का ताल्लुक है, यानी पेप्सी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कोक एंड कोक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का ताल्लुक है। अच्छा, इधर क्या ताल्लुक है? दूसरी जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, तो उसमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी पाई जाती है। अब दूसरा पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। नंबर टू है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और क्या कहा जाता है? जॉइंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मुकम्मल करने वाला, तकमील करने वाला, यानी ऐसी गुड जो दूसरे गुड की तकमील कर दे, या एक के बगैर दूसरी क्या हो, अधूरी हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड जॉइंटली। समझ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? विच आर यूज्ड जॉइंटली, जिनको आप जॉइंटली यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स are those goods which can be used jointly। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो कार के बगैर पेट्रोल अधूरा है और पेट्रोल के बगैर कार अधूरी है, यानी वो दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड जॉइंटली। समझ रहे? इसी तरीके से सेल फोन एंड सिम कार्ड, ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। इस तरह बैट एंड बॉल इकट्ठे यूज़ होते हैं। इसी तरीके से पेन एंड इंक इकट्ठे यूज़ होते हैं। समझ गए? तो इसके दरमियान क्या आता है? एंड। ज़रा नोटिस करें, इनके दरमियान क्या आता है? एंड। तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एंड आएगा, और जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके दरमियान में और आएगा, और जो है वो इंग्लिश वाला, उर्दू वाला नहीं। ठीक है ना जी? तो ये जॉइंट गुड्स क्लियर हो गया आप लोगों को। इनको कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं क्योंकि इन दो के दरमियान एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशन है, यानी ये दोनों मिलकर एक दूसरे की तकमील करते हैं। समझ गए? जिस तरह से आप लोगों ने कोई बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट देखी होंगी, उसमें आजकल एवरीडे की एडवर्टीज़मेंट में आता है कि बने हैं एक दूसरे के लिए। मतलब चाय और एवरीडे दोनों मिलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, फिर वो मुकम्मल होते हैं, क्योंकि दोनों जॉइंट गुड्स हैं। वो यहाँ मैसेज देते हैं कि दोनों जॉइंट गुड्स हैं, विच आर यूज जॉइंटली। इस तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी होगी इंडिया की, बागबान। तो बागबान के अंदर भी यही मैसेज दिया है उन्होंने कि माँ और बाप जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो वो भी क्या है? अम्मा या अब्बा नहीं हो सकता, अम्मा एंड अब्बा हो सकता है। ठीक है ना? दोनों इकट्ठे ही हैं, जॉइंट हैं। समझ आ गई बात? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं उनमें समझ आ गई कहानी कि वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दोनों में ताल्लुक़ है एक, इसलिए इनको रिलेटेड गुड्स कहते हैं, क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक़ है। और ताल्लुक़ क्या है? दो ताल्लुक़ हैं, या सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है या कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। ठीक है जी? अब मैं आपसे, चूँकि हमने इलास्टिसिटी पढ़नी है,
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स के लिए पढ़नी है, फिर अनरिलेटेड के लिए पढ़नी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको रिलेटेड गुड्स समझा रहा था कि क्या होती हैं और उसकी काइंड्स कितनी हैं, 2 काइंड्स हैं। और उसके बाद दूसरी जो स्टोरी है वो है भला कौन सी, अनरिलेटेड गुड्स। तो अनरिलेटेड गुड्स में यहाँ पर जो आपने रिलेटेड गुड की डेफिनेशन की है, यही डेफिनेशन दोबारा कर लें, लेकिन यह लिखें विच हैव, यहाँ क्या आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, नो रिलेशनशिप, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, तो वो अनरिलेटेड गुड्स बन जाएंगी। इनको मैं लिख भी देता हूँ, अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड सॉरी अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स को अनरिलेटेड गुड्स, unrelated goods are those goods which have no relationship, no relationship, no relationship with each other। समझ आ गई, नो रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट गुड्स भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट गुड्स भी कहा जाता है, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इसकी एग्जांपल ढूंढ लें, तो एग्जांपल ढूंढें, जैसे आप कहें अब वो 2 चीज़ें ऐसी लेनी हैं जिनका कोई रिलेशनशिप ना हो आपस में, यानी कोई रिलेशनशिप ना हो मीन्स 2 रिलेशनशिप ना हो, एक ना तो सब्स्टिट्यूट हो और ना ही कॉम्प्लीमेंटरिटी हो। तो मैं जैसे लिखता हूँ पेप्सी, पेप्सी एंड इंक, तो ये कोई ताल्लुक नहीं है। पेप्सी ना तो इंक का सब्स्टिट्यूट है और ना ही इंक पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है, ना ही पेप्सी और इंक एक दूसरे के मुतबादल तौर पर इस्तेमाल होते हैं या इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, ना जॉइंट हैं ना सब्स्टिट्यूट हैं। इसी तरीके से आप कर दें शैम्पू एंड शुगर, तो आप ये तो नहीं कहते दुकानदार से जाके शैम्पू लेने गए हों और वो कहे शैम्पू नहीं है, तो आप कहें चलें शुगर ही दे दें, फिर चलें ये इसका मुतबादल है या सब्स्टिट्यूट, ऐसा नहीं होता है। और ना ही आप किसी के घर जाएं तो वो कहते हैं अच्छा जी शैम्पू ले आए, शुगर भी डाल दें इसके अंदर ताकि आप पी लें, ऐसा नहीं होता। तो ना ही शैम्पू और शुगर इकट्ठे इस्तेमाल होती है, ना ही मुतबादल इस्तेमाल होती है। इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये मैंने एग्जांपल जो दिए हैं ये इंडिपेंडेंट गुड्स हैं या अनरिलेटेड गुड्स हैं, समझ गए। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि ये भी हमने पढ़ा है कि रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं और अनरिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, ये समझ आ गया। अब हमें अपने टॉपिक पे आना है, क्योंकि ये इसके अंदर यूज़ हुआ था लफ्ज़ कि ये मैं आपको पढ़ा रहा था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि हम मेजर करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर रिलेटेड गुड्स और फॉर अनरिलेटेड गुड्स। तो अब मुझे बताइए, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर, अब रिलेटेड में पहली गुड कौन सी ले सकता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट है ना, फॉर सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरी मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर जॉइंट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट है दैट दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, और अनरिलेटेड गुड्स के लिए क्या है, ज़ीरो। ये हमने अब इस चीज़ को प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे
तो साइन अब भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन अब पॉजिटिव साइन जब आएगा तो साइन का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो हर काइंड ऑफ इलास्टिसिटी में साइन का मतलब कोई कमोडिटी होगा, नेचर ऑफ द गुड होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब सब्स्टिट्यूट होगा। इनकम इलास्टिसिटी में पॉजिटिव साइन का मतलब नॉर्मल गुड्स था, और इनकम इलास्टिसिटी जो पहले अभी पढ़ी है उसमें नेगेटिव साइन अगर आता है तो इंफीरियर गुड्स था, लेकिन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में अगर नेगेटिव साइन आएगा तो फिर क्या होगा, वो जॉइंट गुड होगी या कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी। समझ आ गई? तो साइन से नेचर ऑफ द गुड बतानी है आपने, इलास्टिसिटी की डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू से बतानी है, बस ये ज़हन में रखें। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं हम, इसको दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक दो बातें और कर लें। आपको याद होगा कि हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, वो था ई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। और ये आया कैसे था भला, ये भी याद करें, ये प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला आया कैसे था। ये हमने एक फार्मूले को ओपन किया था, इस पे लिखा था proportionate change in Q divided by proportionate change in P। समझ आ गई बात? ये हमने किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व किया था। अब यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास नोटिस करें तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि Q किसका और P किसका है, किस कमोडिटी का है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर ऑन हो तो। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो तो ऑन इफेक्ट ही बताता है ना, और जो पीछे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़ के हैं वो भी ऑन ही बताती है, ऑन इफेक्ट बताती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें कि क्वांटिटी ए की है और प्राइस बी की है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्रॉस प्राइस बन जाएगा। अगर ये ना लिखें, अगर ये ना लिखें तो ये ऑन ही है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अगर ये ए गुड है तो ये भी ए का ही है, और इधर भी क्या है, ए ही है, यहाँ भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, तो एक ही बात। मेरी बात समझ आ रही है ना? फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी चीज़ की डिमांड है और उसी चीज़ की ही प्राइस है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑन ही है, चाहे वो ए है या बी है या सी है, जो भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वाज़े तौर पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि नहीं जी ये तो ए की डिमांड है और प्राइस किसकी है, बी की है। समझ आ रही है ना? ए की डिमांड है और प्राइस किसकी है, बी की है। तो अब यहाँ पर आपका जो लिखना है उसमें आएगा ई ए बी। मेरी बात समझ आ रही? ये ज़हन में रखें, ई ए बी का मतलब क्या है। ई ए बी का मतलब है कि जो पहला ये सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये होता है क्वांटिटी के लिए, और जो दूसरा होता है ये किसके लिए होता है, ये प्राइस के लिए होता है। ये अपने दिमाग में बिठाएं आप, समझ गए? इस तरीके से यहाँ पर भी फिर अब चेंजेस आ जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा, ई ए बी, और यहाँ क्यू किसकी है भला, ए की, तो यहाँ क्यू की जगह पर आप ए लिख देंगे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला बन गया, चाहे ये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, एक ही बात। मेरी बात समझ आ रही? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ई और लिखता हूँ बी ए, तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है कि पहला सबस्क्रिप्ट क्वांटिटी के लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, प्राइस के लिए। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे भला आप, इसका फार्मूला लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, किसकी भला, किसकी भला, बी की। और नीचे क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, किसकी आएगी भला, बी की, सॉरी प्राइस किसकी आएगी, ए की, क्योंकि इसमें ई बी ए का मतलब है, ई बी ए का मतलब है
ई बी ए का मतलब है कि प्राइस बी ए की और क्वांटिटी बी की, है ना। और ई ए बी का मतलब क्या है, पहला सब्सक्रिप्ट क्वांटिटी के लिए, दूसरा प्राइस के लिए। ये आपने वैसे जेन में रखना है कि पहला क्वांटिटी के लिए, दूसरा प्राइस के लिए। तो अब इसका ज़रा फार्मूला बनाएं तो क्या होगा, इसका फार्मूला होगा ई बी ए इज इक्वल टू, पहले आप वही फार्मूला लिख लें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। अब बताएं क्यू के साथ क्या आएगा, क्यू के साथ आएगा बी, तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ भी बी आ जाएगा। और प्राइस के साथ क्या आएगा, ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये लिख लें या ये लिख लें, सेम ही है, ये एक ही चीज़ है ना, ये एक ही चीज़ है। तो ये अपने रट्टा नहीं लगाना, बहरहाल इसको समझना है कि ई ए बी भी हो सकता है, ई बी ए भी हो सकता है। तो फार्मूला दोनों देख लें आपके सामने, तो ये इस तरीके से होगा, ये दोनों फार्मूले आपके सामने हैं, समझ गए ना। तो ये दोनों ही किसके फार्मूले हैं, दोनों ही क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के फार्मूले हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। कौन सी इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसको मेजर करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर एक और कहूँ आपसे कि जनाब ई ई ई एक्स जेड, तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला बताएं कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे जी प्रोपोर्शनेट चेंज, अब ये पहला किसके लिए होता है, क्यू के लिए, दूसरा किसके लिए होता है, पी के लिए। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू, और क्यू के साथ क्या आएगा, एक्स, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस किसकी आएगी, जेड की। तो यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ जेड। ये भी क्रॉस बन गया ना, कि प्राइस किसी और चीज़ की है, डिमांड किसी और चीज़ की, ये क्रॉस है, ठीक है ना। ये क्या है, क्रॉस प्राइस। इधर भी देखें, इधर भी यही है, प्राइस बी की है, डिमांड ए की, ये भी क्रॉस। इधर देखें, प्राइस ए की है, क्वांटिटी बी की है। तो ये फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये क्लियर होगी फार्मूले कैसे इसके आप लोग करेंगे। और जब ये करेंगे तो इसके वैल्यूज़ आएंगी ना जब आएंगी वैल्यूज़ तो फिर क्या होगा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर लेते हैं ई, आप कहते हैं जी ई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी अच्छा जी, ई ए बी, और ये जवाब आता है जवाब आता है 1। फिर आप लिखते हैं ई ए बी और जवाब आता है ई ए बी का फार्मूला अप्लाई करके, जस्ट अ मिनट। फिर आप लिखते हैं 1.5, फिर आप लिखते हैं ई ए बी और जवाब आता है 0.5। इसी तरीके से आप लिखते हैं ई ए बी, तो जवाब आता है -1, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ आंसर्स आ सकते हैं। फिर आप लिखते हैं ई ए बी, तो जवाब आता है सॉरी, जवाब आता है -1.5, और फिर आता है ई ए बी, तो जवाब आता है -0.5। ये दोबारा लिख लो, ई ए बी इज इक्वल टू 1। ये 6 वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल आ जाती हैं। तो आप तो पहले तो ये तय कर लेंगे कि ये ई ए बी या ई बी ए आ रहा है, जो भी आ रहा है तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटीज। और जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, तो आपको पता है या तो वो रिलेटेड गुड्स के लिए होती है या वो अनरिलेटेड गुड्स के लिए होती है, ठीक है ना जी। तो आप कहेंगे जी कि देखें ये जो है, ये तीनों ये हैं पॉजिटिव साइन के साथ, और पॉजिटिव हो तो कौन सी होती हैं भला, ये होती हैं सब्स्टिट्यूट्स, है ना। पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है, पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है, सब्स्टिट्यूट के लिए। और नेगेटिव साइन किसके लिए होता है, जॉइंट गुड्स के लिए, जॉइंट गुड्स या
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए, ठीक है ना जी। तो और ये ज़ीरो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं ये रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है, सब्स्टिट्यूट के लिए, और जॉइंट गुड्स के लिए कौन सा होता है, नेगेटिव। और ये कौन सी है, ये आपकी अनरिलेटेड गुड है। यानी फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये जवाब आ जाते हैं 6-7 जो अभी लिखे हुए हैं हमने। अच्छा, अब साइन से क्या पता चला, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है। तो प्लस साइन किसके लिए होता है, प्लस साइन मैंने अभी बताया था, प्लस साइन जो है वो सब्स्टिट्यूट के लिए होता है, और नेगेटिव साइन किसके लिए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होता है, और अनरिलेटेड के लिए क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये, और मैंने ये बात ऊपर भी कही थी कि साइन का मतलब, साइन किस लिए होता है, साइन शोज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर बताता है। और जो जो वैल्यू है, वैल्यू शोज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई भी डिग्री हो, वैल्यू से ही डिग्री पता चलेगी। तो आप इसमें देखें, तो इसमें देखें, एक मिनट, इसमें देखें तो ये जो है ये साइन है, और ये क्या है, ये वैल्यू है। इस तरीके से ये साइन है, ये क्या है, ये वैल्यू है, ये क्या है, साइन है, और ये क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू से, साइन से क्या पता चल रहा है, पहले देखना है कि ये क्रॉस है, क्रॉस है तो फिर आपके ज़हन में फौरी तौर पर ये सब्स्टिट्यूट, जॉइंट और अनरिलेटेड गुड्स आनी चाहिए। और साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट, यानी पॉजिटिव साइन इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना जी। और नेगेटिव साइन इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज जॉइंट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है जी। और ज़ीरो शोज इन CPED, इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अनरिलेटेड गुड्स। लेकिन ये जो है, यही पॉजिटिव साइन अगर इधर आता था, इधर वाला इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, तो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर पॉजिटिव साइन इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज, किसको शो करता था पॉजिटिव साइन, नॉर्मल गुड्स को। नॉर्मल गुड्स फिर आपको पता 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। और नेगेटिव साइन किसको शो करता था, इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज इंफीरियर गुड्स, ठीक हो गया जी। बाकी ये रेंजेस से मैंने समझाया हुआ है आपको, किस रेंज में आए तो क्या होगा, ये वाली सारी स्टोरी मैंने समझाई हुई कि मतलब नॉर्मल गुड कब कहेंगे, जब इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान होगी, और 1 से ज़्यादा होगी तो फिर लग्जरी या सुपीरियर कहलाती है, और अगर नेगेटिव होगी इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, तो फिर इन्फीरियर होगी, ठीक है ना। ये बात पहले हो चुकी। अच्छा, अब क्लियर होगी सारी चीज़ें आप लोगों को। तो मैंने ये बता दिया आपको कि रिलेटेड और अनरिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, और क्रॉस इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है वो कैसे हम लोग बनाते हैं, उसका क्या
ये फार्मूला है उसका, आप खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ आप